हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2012 में आई थी, इंपॉर्टेंट है। डीप में नहीं तो एटलीस्ट ऊपरी तौर पे काफी क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। यूजीसी नेट पेपर 2 में ये मेंशन है एजुकेशन में। अगर बाकी कहीं भी आपके बीएड एमएड में भी कहीं मेंशन है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल रहेगा। और अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब फ्री में इतना सब कुछ करा रही हूं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो कर दीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। चलिए जी, तो ये कमीशन कहां से शुरू हुई है? ये इसको हाई पावर्ड कमीशन बोलते हैं। तो क्यों बिठाया गया, क्या सिचुएशन हुई, तो वो सिनेरियो हमें पता होना चाहिए। तो सिनेरियो की शुरुआत कहां से होती है कि 1993 में हम सबको पता है कि 1973 में एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जिसको हमने एनसीटीई बोला, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि किसका ध्यान रखेगी? टीचर एजुकेशन सिस्टम का ध्यान रखेगी कि प्रॉपर रेगुलेशंस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, प्लान्ड वे में चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और एक प्रॉपर मेंटेनेंस या स्टैंडर्ड जो है वो कैसे हैं एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन सिस्टम के। ठीक है, सो 93 में जाके इसको क्या कर दिया गया, जो एडवाइजरी बॉडी थी उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। अब जो ये एनसीटी एक्ट 1993 आया जिसके थ्रू इसको बनाया गया, ऑल्दो ये फंक्शनल कब हुई? 1995 में। तो ये 2-3 डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एनसीटी एक्ट 1993 के अंडर जो सेक्शन 20 है उसमें ये मेंशन है कि एनसीटी से जो ये एनसीटी है इसने 4 रीजनल कमेटीज हैं, मतलब ये तो नेशनल लेवल पे है, तो स्टेट लेवल पे इसका काम कौन संभालेगा? ये रीजनल कमेटीज संभालेंगी। अब इन रीजनल कमेटीज में से एक कमेटी का नाम है जी वेस्टर्न रीजनल कमेटी, WRC, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और ये कुछ एक राज्यों का जो है वो काम, जो कार्यभार है वो संभालती है, जिसमें से एक क्या है? महाराष्ट्र भी है। सो महाराष्ट्र से रिलेटेड इसकी स्टोरी है पुरानी, वो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि अगर स्टेट, क्योंकि ये तो स्टेट्स है ना, मतलब जैसे WRC है वो काफी स्टेट्स का काम संभालेगी, तो अगर WRC और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई गड़बड़ हुई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो ये सारा का सारा मैटर जो है वो एनसीटी के हेडक्वार्टर्स में भेज दिया जाएगा। ओके, एनसीटी के हेडक्वार्टर्स कहां है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ जी? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और एक ऑनरेबल हाई कोर्ट में, यानी जो नागपुर ब्रांच थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, वहां नागपुर बेंच बोल देते हैं, सो वहां पे हाई कोर्ट में एक क्या चीज हुई? एक केस आया। ठीक है, वो केस क्या था कि WRC ने 291 कॉलेजेस को मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस है ना, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, तो उसकी डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाके 291 कॉलेजेस को क्या दिया? रिकग्निशन दे दिया, यानी इन कॉलेजेस में पढ़ाई हो सकती है। वो रिकग्निशन किसने दे दिया? WRC ने दे दिया। और ये कॉलेजेस कौन से थे? ये डीएड प्रोग्राम्स थे। जबकि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसने ये बोला था कि अभी हमें नए टीचर्स की जरूरत नहीं है, मतलब नए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो कि डीएड प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है, जितने हैं उतने बहुत हैं, क्योंकि जितने हैं उनमें से भी जो स्टूडेंट्स पास आउट होके निकल रहे हैं उनको हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं। सो ये कहां पे ओपिनियन आ गया? ये ओपिनियन हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो बोला था उसकी डायरेक्शंस को ब्रीच करते हुए क्या कर दिया इन्होंने? 291 कॉलेजेस को रिकग्निशन दे दिया। और ये फिर कहां पे आ गया? कोर्ट में आ गया मामला। अब कोर्ट ने क्या किया? ये जो 291 कॉलेजेस थे इनकी जो मेंबरशिप थी या जो इनको रिकग्निशन मिला था वो स्क्वैश कर दिया, यानी इसको हटा दिया कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। ओके, तो वो हटाने के बाद अब अगर मामला हाई कोर्ट में निपट गया है तो हाई कोर्ट के बाद आप कहां प्लीड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं पिटीशन फाइल सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये इंस्टीट्यूशंस थे जो कि ये केस हार गए थे कि 291 के 91 कॉलेजेस जिनको रिकग्निशन मिला था WRC की तरफ से, लेकिन ये किसके अगेंस्ट था? जो हमारी महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट थी उसके रूल्स के अगेंस्ट था। ये फिर हाई कोर्ट में गया तो वहां पे 291 कॉलेजेस जो है वो हार गए। फिर इन्होंने आगे पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, कि ये तो गलत हो रहा है, तो अब गलत हो रहा है उस बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ कर दिया कि आप डीएड जो कोर्स है उसमें एडमिशन दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि ये इसको मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर है उसको कंसीडर करके सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले लिया गया। और उन्होंने फिर इसके उसमें फैसला दिया कि इन कॉलेजेस को तो जारी रखिए, लेकिन एक हमें क्या चाहिए? हाई पावर्ड कमीशन जो है वो अपॉइंट करना है। सो कोर्ट ने अपॉइंट
किया। क्या? हाई पावर्ड कमीशन। क्या एग्जामिन करने के लिए? पूरा का पूरा इश्यू एग्जामिन करने के लिए कि कौन सही है, क्या गलत है, और टीचर एजुकेशन के क्या हालात हैं देश में, तो वो चीजों के लिए इसको बनाया गया। फिर एक कंपोजिशन हुई किसकी? कमीशन की। उसमें कुछ एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे जो किसने? सॉलिसिटर जनरल ने बताए थे, यानी आपको ये रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं या ये स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, जिनके ऊपर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है। सो 2012 में, मतलब 11 में जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर्ड कमीशन, इसका नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में भी निकाल दिया गया। और ऑब्वियसली जब 2011 में ये निकला है, 2012 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, तो इसको जो है जस्टिस वर्मा, क्योंकि वो चेयरपर्सन थे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हमारे जो भारत के, तो उस फॉर्मर चीफ जस्टिस जो जेएस वर्मा, तो ये जो जस्टिस जेएस वर्मा थे, इन ये क्या थे? चेयरपर्सन थे उसके। तो चेयरपर्सन होने के नाम की वजह से इनके नाम के ऊपर वर्मा कमेटी की रिपोर्ट भी, इस मतलब वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये कुछ एक टर्म ऑफ रेफरेंस थे जिनके ऊपर इनको ध्यान देना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान देना था कि जो एनसीटी है, क्या वो मतलब उसको भी रिव्यू की जरूरत है? क्या वो जो टीचर एजुकेशन कोर्सेज हैं, नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो एनसीटी ने ले डाउन किए हैं, क्या वो सही हैं अकॉर्डिंग टू जो आरटीई एक्ट है हमारा वो? तो क्या उसके कॉम्बिनेशन में है ये चीजें, क्या उसको वायलेट कर रही है कुछ चीजें, क्या चल रहा है वो बताना था। फिर जो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है या नहीं टीचर ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए, तो टीचर ट्रेनिंग की अगर मैं बोल रही हूं तो ऑब्वियसली वो प्री सर्विस हो गया, यानी एक मेजर काम इसका ये भी था कि वो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को जांचे, उसको रिव्यू करें। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो किस लिए बिठाई गई थी, सो वो प्री सर्विस इन सर्विस, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि 291 कॉलेजेस थे, या ये स्टोरी वाली चीज नहीं पूछी जाती अभी तक तो, एटलीस्ट अगर कभी डीप में हुआ तो स्टोरी पूछ लेंगे, बट ऑप्शन में आपको यही दिया जाता है कि प्री सर्विस, इन सर्विस या कोई और स्टूडेंट्स के ऊपर। सो ये टीचर एजुकेशन के ऊपर बात की गई थी और टीचर एजुकेशन में इन्होंने प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों को रिफॉर्म्स की जरूरत है या नहीं ये देखना भी इनका काम था। फर्दर था कि ये जो रेगुलेशंस वगैरह जो एनसीटी ने ले डाउन किए हैं वो प्रॉपरली एनफोर्स हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसको भी हमें रिव्यू करना है। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स टू द एनसीटी, ये जो एनसीटी है और इसकी जो 4 रीजनल कमिटीज हैं वहां पे जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं वो, तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको भी रिव्यू करना था। टू इवॉल्व स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, तो जो टीचर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए या फिर इवैल्यूएट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स या क्या नॉर्म्स हो सकते हैं वो भी रिकमेंडेशन इन्होंने देनी थी। टू रिव्यू वेदर द प्रेजेंट प्रोविजंस एम्पावरिंग विथड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन आर एडिक्वेट, सो जो रिकॉग्निशन जैसे दिया गया है किसी इंस्टीट्यूशन को, तो अगर उसको विथड्रॉ करना है तो क्या उसके लिए प्रेजेंट प्रोविजंस जो है वो सही हैं, तो वो भी देखने को इन्होंने बोला था, उसको भी रिव्यू करना था। To determine what the methodology should be to examine and enforce quality in teacher training institutions, तो जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बीएड कॉलेजेस, एमएड कॉलेजेस हो गए, तो वो जो टीचर की ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, प्री सर्विस में तो बीएड एमएड कॉलेजेस होंगे, अगर हम इन सर्विस की बात करें तो उसमें डाइट वगैरह आ जाएंगी, सो वो सब उनकी भी क्वालिटी जो है वो बेहतर है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो सारी भी हमें डिटरमाइन करनी थी। फर्दर लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, जो 291 इंस्टीट्यूशंस थे जो डब्ल्यूआरसी ने क्वालिफाई किए थे रिकॉग्निशन के लिए, उनको भी रिव्यू करना है। तो इन्होंने क्या किया, बाकी सारी चीजें तो एक जगह रख दी और जो वॉल्यूम 2 है उसके अंदर ये 291 कॉलेजेस जो है उनका रिव्यू किया। सो हमें इन जनरल चीजें पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस थे उनसे रिलेटेड नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछने के आज तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो हम ये वाली चीजें जो मेजर चीजें हैं कि इन्होंने रिपोर्ट का नाम रखा जी विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ये स्टेटमेंट, ये जो नाम है इस रिपोर्ट का वो आपको याद रखना है। किसने दी है ये? हाई पावर्ड कमीशन। किसके अंडर था ये हाई पावर्ड कमीशन? जस्टिस वर्मा के अंडर था, जेएस वर्मा भी इनको बोलते हैं। तो जस्टिस जेएस वर्मा के अंडर ये कमीशन था और इस कमीशन में ये मतलब इस कमीशन, इसको हाई पावर्ड कमीशन बोला जाता है। और ये किसने अपॉइंट करने की बात की थी? सुप्रीम कोर्ट ने।
सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी, फिर इन्होंने ये रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे। अब इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑब्वियसली 7 चैप्टर्स मेंशन है। आप 7 के 7 चैप्टर्स अगर देखेंगे, चैप्टर 1 में क्या है कि कैसे काम होता है, जो कमीशन है ये कैसे बना, वगैरह वगैरह। चैप्टर 2 में क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, चैप्टर 3 में इन सर्विस, चैप्टर 4 में टीचर की परफॉर्मेंस और टीचर ऑडिट, चैप्टर 5 में जो एनसीटीई है हमारी, उसको उसके जो फंक्शंस हैं रेगुलेटरी फंक्शन, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। चैप्टर 6 में जो है वो रिव्यू है इस चीज से रिलेटेड थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम 2 में भी चीजें मेंशन हैं। तो चैप्टर 7 में इन सारे चैप्टर्स की समरी दे रखी है, और बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने खुद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के ये समरी दे दी। सो या तो आप ये समरी पढ़ लीजिए या फिर आगे की वीडियो देख लीजिए। सो रिकमेंडेशंस जो थी इनकी, वो सबसे पहले है जी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर। इन्होंने बोला कि अराउंड 90% ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं। ओके, वो जो कि एक इश्यू है थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न या जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है कंट्री का, वो एक्यूट शॉर्टेज, जो टीचर प्रिपरेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उनकी शॉर्टेज है। कहाँ पे? ईस्टर्न में और नॉर्थ ईस्टर्न में। ये चीज है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये बोल रहे हैं ईस्टर्न यानी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं प्लस नॉर्थ ईस्टर्न यानी यहाँ वाले जो स्टेट्स हैं। सो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, इन स्टेट्स के अराउंड जो है क्या चीजें हैं, 90% जो प्री सर्विस टीचर्स हैं वो तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, प्लस यहाँ पे कमी है टीचर एजुकेशन सेंटर्स की या जो टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। कमीशन ने रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट को इंक्रीज करनी चाहिए जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी चाहिए, और इसके अंदर मतलब स्पेशली जो स्टेट वाइज अगर चीजें गड़बड़ हो रही है तो उनको ठीक करना चाहिए। सो कंक्लूजन क्या है इस पॉइंट का, इस रिकमेंडेशन का, कि और ज्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि बेहतर गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है 90%, सो गवर्नमेंट लेवल पे ओपन किए जाने चाहिए। देन है गवर्नमेंट भी ये पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर सकती है ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ प्री एंट्री टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। सो प्री सर्विस टीचर ना, सर्विस से पहले की बात हो रही है। सो उस दौरान जो चीजें हैं वो मतलब उसके अंदर किसका एडमिशन होगा नहीं होगा, तो वो प्री टेस्टिंग, प्री एंट्री टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये चीज भी गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करनी चाहिए। टीचर एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, तो टीचर एजुकेशन को भी एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाए, यूनिवर्सिटी में उन चीजों को इंक्लूड किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, एनसीएफटी के दौरान बताया था मैंने, 2009 वाला जो एक्ट था उसमें ये चीज, जो हमारा एनसीएफटी था टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें भी ये चीज थी कि एजुकेशन को बहुत बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एजुकेशन अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है। सो उसमें फर्दर टीचर एजुकेशन जो है उसको हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाना चाहिए। ओके, इट इज डिजायरेबल जो न्यू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी, एकेडमिक, मल्टी और इंटर की बात की गई, ठीक है, और ट्रांस हो तो फिर तो बात ही क्या है। ओके, तो ये तीनों डिसिप्लिनरी अप्रोच मैंने आपको करवा रखे हैं, शॉर्ट्स भी करवा रखे हैं इसके, कि इंटर क्या होता है, मल्टी क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। ठीक है जी। सो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात यहां की गई है कि ऐसा डिजायरेबल है कि जो नए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आएंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, एकेडमिक एनवायरनमेंट के बीच में हो। करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है उनको रीडिजाइन किया जा सके अकॉर्डिंग टू एनसीएफटी 2009, ठीक है, विद रेलेवेंट मटेरियल वगैरह उसमें हो, ऑब्वियसली जो हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बात करते हैं टीचर एजुकेशन का। इन कीपिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ जो 1966 का एजुकेशन कमीशन था जिसको कोठारी कमीशन बोलते हैं, एवरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको कनेक्ट किया जाना चाहिए एक डेडिकेटेड स्कूल से, अटैच्ड टू, मतलब एक लेबोरेटरी की तरह कि आप जो थियरी पढ़ा रहे हैं वहां पे वो फिर स्कूल में जाइए। मैंने आपको 1966 ये जो कोठारी कमीशन था वहां भी करवाया था कि जो थियरी आप पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक स्कूल से इसको कनेक्ट किया जाना चाहिए। ये चीज ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1902 में आया था ना उसमें भी बताई गई थी ये चीज, और उसमें भी मैंने आपको समझाया था। क्वालिटी अगर फर्दर इसमें प्री सर्विस में ही बात करें तो देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल लेवल एकेडमिक बॉडी जो कि कॉन्टिन्यूटी में रिफ्लेक्शन करेगी, एनालिसिस करेगी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स का, जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनका।
एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी जो फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है टीचर एजुकेशन में, उसको फेस टू फेस मोड में ही दिया जाना चाहिए ओनली। ठीक है, जैसे मान लो आपने बीएससी की और उसके बाद आप बीएड करें, तो वो बीएड जो है वो टीचर एजुकेशन में तो आपका फर्स्ट डिप्लोमा या डिग्री हुई ना, तो उसके अंदर बीएड या डीएलएड जो भी करें आप, तो वो फेस टू फेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये भी क्या कर लें, डिस्टेंस से कर लें। तो पहला जो प्रोग्राम है आपका वो फेस टू फेस हो, ताकि बेटर तरीके से आप समझ पाए चीजों को, और उसके बाद फिर जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल आप फर्दर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं टीचर या टीचर एजुकेटर में। फर्दर बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो इंक्रीज की जानी चाहिए, ताकि ज्यादा टीचर एजुकेटर्स जो है वो बन पाए। एक जरूरत है मास्टर इन एजुकेशन प्रोग्राम की, जो कि 2 साल का हो। ओके, सो जो 2 साल वाली बात है वो इन्होंने बोली थी। ड्यूरेशन विद द प्रोविजन टू ब्रांच आउट फॉर स्पेशलाइजेशन, तो अभी उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो कि करिकुलम में है, पेडागोजिकल स्टडीज में है, किन किन चीजों में है, सो वो चीजें भी इन्होंने बोली। तो इन्होंने मास्टर इन एजुकेशन जो है प्रोग्राम को 2 साल का बोला कि 2 साल की ड्यूरेशन उसकी होनी चाहिए। NCTE would need to develop broad based norms फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स, यानी जो टीचर को पढ़ाएंगे फर्दर उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए। उसके लिए अच्छे नॉर्म्स होने चाहिए कि ऑलरेडी मतलब इसके अंदर कौन आएगा, यानी एमएड वो इंसान कर पाएगा जो कि ऑलरेडी किसमें हो, उसके पास एक मास्टर्स हो, तब वो हेल्पफुल रहेगी। यानी आप जब टीचर एजुकेटर की बात करेंगे ना, कि मान लो आपने बीएड में टीचर बनना है, मतलब बीएड वाले बच्चों को पढ़ाना है, तो बीएड वाले बच्चों को मतलब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं टीचिंग के, उनको पढ़ा रहे हैं आप, तो जो टीचर बनने वाले हैं उनको पढ़ा रहे हैं, यानी आप क्या हो गए, टीचर एजुकेटर। तो टीचर एजुकेटर बनने के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन तो है ही जरूरी, उसके साथ साथ एक और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट में फिर आपकी हो सकती है, एक प्रोफेशनल डिग्री टीचर एजुकेशन में या फिर एक रिसर्च डिग्री आपकी होनी चाहिए एज अ टीचर एजुकेटर। ओके, idea of creating opportunities for teaching practitioners to teach in teacher education institution, चाहे वो visiting faculty हो, उस तरीके से भी इस आइडिया को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। सिमिलरली टीचर एजुकेटर्स जो हैं वो भी विजिटिंग फैकल्टी बन सकते हैं जब स्कूल्स की बात हो रही हो, कि मैं वैसे तो टीचर एजुकेटर हूं कि मैं बीएड के बच्चों को पढ़ाऊं या बड़े जो टीचर बनने वाले हैं उनको पढ़ाऊं, प्लस कभी कभी विजिटिंग फैकल्टी आप बन सकते हैं स्कूल्स के लिए भी। तो जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है टीचर एजुकेटर्स के लिए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। अब जरूरत किस चीज की है, एक एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट की है कि एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो है टीचर एजुकेशन में वो अच्छा रोल प्ले करेगा, तो उसको डेवलप करने की बात इन्होंने कही। ये थी जो हमारा था प्री सर्विस। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट को एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करे इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए। जैसे प्री सर्विस की बात करेंगे तो जो बीएड एमएड के प्रोग्राम्स हैं उनमें हमें पता है अलग से करिकुलम बना हुआ है हमारा, बट ये बोल रही है कि गवर्नमेंट को एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाना है जो कि ड्यूरिंग द सर्विस आपकी क्या क्या करिकुलम रहेगा, आपको कैसे कैसे कोर्सेज करने हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, तो वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाना है जो कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क रेडी करेगा। और उस एक्सपर्ट ग्रुप में स्टेट लेवल से जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है वहां से, तो सब लोगों से सजेशंस लिए जाने चाहिए। ठीक है, ऑल एग्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इन पर्टिकुलर जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ बीआरसी सीआरसी, इनको भी, बीआरसी मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी जो ब्लॉक लेवल पे रिसोर्स सेंटर हैं, सीआरसी मतलब जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स हैं, तो ये मैंने करवा रखे हैं। आई थिंक जब ओडिशा वाले के लिए पढ़ाया था मैंने एडमिनिस्ट्रेशन आपको, तब करवाया था ये। ठीक है, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाके ये मिल जाएंगी चीजें, बीआरसी सीआरसी वगैरह की डिटेल में। ओके, सो पॉइंट ये है कि जो डाइट हैं, एससीआरटीज हैं, या जो और फर्दर इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, प्लस जो ये जैसे डाइट में होती है ना इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सो उसके लिए भी उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। देन है जी एक अर्जेंट नीड है, एक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो डेवलप करें, ताकि किसके लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। ओके, ताकि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से हो सके। और ये कब होगा, जब आप सीटीईज को या आईएएससीज को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो अब आप मुझे डाइट, एससीआरटी, सीटीई
और IASC, इनकी फुल फॉर्म जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देन टीचर परफॉर्मेंस और टीचर ऑडिट के ऊपर, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन के ऊपर जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने टीचर परफॉर्मेंस पे भी रिकमेंडेशंस दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप कर सकते हैं ताकि हम टीचर की परफॉर्मेंस को असेस कर सकें और फिर जो है पर्टिकुलर गाइडलाइंस उसके लिए होनी चाहिए। देन जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीटीई के रेगुलेटरी जो फंक्शंस हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी रिव्यू करने की जरूरत है। तो एक स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बनाइए फॉर पीरियोडिक रिव्यू, ताकि वो करिकुलम का, नॉर्म्स का, स्टैंडर्ड्स का, जो भी प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है एनसीटी, उनको रिव्यू करे। Then NCTE should develop comprehensive guidelines, किसके लिए, इनोवेटिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। सो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इनोवेटिव हमें बनाना है, उसके लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस NCTE की तरफ से होने चाहिए। एनसीटीई जो है वो एक नया फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करे ताकि इंस्टीट्यूट, मतलब जिसके तहत हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस में अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करेंगे। जो जिनको एनसीटीई या जो WRCs हैं उन्होंने, जैसे WRC तो एक ही हो गई, तो जो 4 रीजनल कमेटीज हैं जो रिकग्निशन देती हैं इंस्टीट्यूशंस को, सो वो जो उनके लिए एक नया फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन को फ्रेमवर्क जब ना वो इंस्टीट्यूशंस को जब रिकग्निशन मिलेगा तो किन किन पैमाने पे कैसे कैसे इंस्पेक्शन होगा, कैसे चीजें होंगी, तो वो ओवरऑल क्वालिटी हमें इंप्रूव करनी है ना, सो उसके ऊपर फोकस करना है, इसलिए एक नया फ्रेमवर्क जरूरी है। देन एनसीटीई जो है शुड फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग सेक्शन 17, ये भी बोला इन्होंने। ये ज्यादा, मतलब जब जहां सेक्शंस की बात बहुत ज्यादा आ गई वहां जरूरत नहीं है हमें। ये स्टेटमेंट और ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे कि एनसीटीई को एक टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेंटर जो है वो बनाना चाहिए और इसके लिए उनको एक कमेटी जो है वो प्रिपेयर करनी चाहिए जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एक्रेडिटेशन के लिए हमें बना के देगी। ओके, यानी जैसे हम नेक पढ़ते हैं, नेशनल लेवल पे जो एक्रेडिटेशन कमेटी की बात करते हैं, एक्रेडिटेशन की बात करते हैं हम, सो वैसे ही यहाँ पे स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन को असेस करना और उसको एक्रेडिटेट करने के लिए एक सेंटर बने और किस बेसिस पे एक्रेडिटेशन होगा, असेसमेंट होगा, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक कमेटी को बनाया जाए। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, NEAAC यहां से पूछा जा सकता है। NCTE should set up an institutional platform in close coordination and collaboration with एक state government, university, UGC, DSE, तो इन सब के साथ मिलके जो पर्टिकुलर डिसीजंस हैं, किस पे, स्टैंडर्ड्स पे, प्रोसीजर कैसा हो, क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हो, स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, सो एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म इनको बनाना चाहिए। देन है जी एनसीटीई शुड नोटिफाई रेगुलेशंस टू गवर्न इंस्पेक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो रेगुलेशंस होनी चाहिए ताकि मतलब उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो, इंस्पेक्शन टीम मेंबर्स जो है वो कैसे कंपोजिशन होगी इंस्पेक्शन टीम की, इंस्पेक्शन टीम में कौन कौन होगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कैसे कैसे चीजें लिखी जाएंगी और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो वो सारी चीजें मेंशन करने के लिए हमें मतलब एनसीटीई जो है वो रेगुलेशंस पे काम करे, रेगुलेशंस जो है उनको नोटिफाई करे। इन ऑर्डर टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कभी, एक विजिलेंस सेल जो है एनसीटीई में वो बननी चाहिए, एक एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी तो कोई ले, गड़बड़ कहाँ हो रही है कौन ध्यान रखेगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कि सब चीजें सही हो रही है नहीं हो रही है, एक विजिलेंस सेल जो है एनसीटीई में एस्टेब्लिश की जानी चाहिए जो कि मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगी और बेहतर तरीके से एनसीटीई का, कमेटीज का और टीचर एजुकेशन का काम बढ़िया चल रहा है उसको देखेगी। ठीक है, टेन्योर जो है ना ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि किसने बढ़ाने की बात की थी, तो इन्होंने 4 से लेके 5, मतलब 4 साल है तो 5 साल करने की बात की और एज जो है वो 60 से 65 की बात की। ओके, यानी कि 65 साल तक, मतलब अगर मान लो आप चेयरपर्सन बनना है आपने तो 65 तक की एज होनी चाहिए, तो वो एज लिमिट जो है वो 60 से लेके 65 इंक्रीज कर दो और जो चेयरपर्सन का, वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन है उनका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल से 5 साल कर दो। ओके, ये चीज इन्होंने रेकमेंड की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डेवलप गाइडलाइंस
फर्दर अपॉइंटमेंट की जो मेंबर्स हैं काउंसिल के, यानी एनसीटी के भी तो मेंबर्स होंगे ना, तो एनसीटी के मेंबर्स कैसे बनेंगे, क्या चीजें होंगी, वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी चाहिए। सेम अप्लाइज टू जो रीजनल कमेटीज हैं 4 की 4, उनके बारे में बात की गई कि उनके अंदर कौन अपॉइंट होगा, कौन मेंबर्स बनेंगे, उसकी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एनसीटी को एक टास्क फोर्स भी अपॉइंट करना चाहिए टू अंडरटेक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनसीटीई, जो कि मतलब कैसे हम बेटर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजों के लिए जो है वो टास्क फोर्स बनाया जाना चाहिए और कैसे हम चीजों को बेहतर यूज करके रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एनसीटी को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, तो वो चीजों की भी इन्होंने बात की। ठीक है जी। फर्दर है, इन्होंने अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स की भी बात की कि जो एक्ट है हमारा एनसीटीई एक्ट 1993, उसमें भी कुछ एक रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, रिकमेंडेशन नहीं अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, सो वो अमेंडमेंट की भी इन्होंने बात की है। इन्होंने फर्दर जो 291 इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं ना डीएड प्रोग्राम, उनको जो लिस्टेड है सेपरेटली इन वॉल्यूम 2 ऑफ दिस रिपोर्ट, तो इसी रिपोर्ट में 2 वॉल्यूम इन्होंने बना रखे हैं, वो जो वॉल्यूम 2 है उसके अंदर ये सारे के सारे मेंशन है, तो उनसे रिलेटेड भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी, उनके ऊपर ज्यादा जरूरत नहीं है हमें जाने की। ठीक है जी। तो जो ऊपर वाली जो अभी भी रिकमेंडेशंस है ना, वो कैसे बेहतर हो सकती हैं, हम ओवरऑल यही चाहते हैं कि हम रिफॉर्म करें, जो एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करके बेहतर तरीके से हम उसको एक क्वालिटी टीचर एजुकेशन जो है वो ला पाए और एक क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क जो है वो हमें बनाना है। ओके तो ये जो कमीशन है इन्होंने रेकमेंड किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी टू एनेबल द सेटिंग अप ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म प्रोसेसेस फॉर इंस्टीट्यूटिंग ईच ऑफ द रिकमेंडेशंस आउटलाइंड इन दिस रिपोर्ट। तो उनको ध्यान मतलब इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज या इन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिकमेंडेशन दी है जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है ये रिपोर्ट कब आई थी, हाई पावर्ड कमीशन जो है वो किसने बनाने को बोला था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाने को बोला था। कौन थे इसके चेयरपर्सन, जस्टिस वर्मा थे, जेएस वर्मा भी इनको बोलते हैं, और इन्हीं के नाम पे वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बनाई गई। ठीक है, प्लस जो मैंने अभी आपको बताया था NEAAC यानी कि जो टीचर एजुकेशन को असेसमेंट और एक्रेडिटेशन सेंटर की बात की गई, ये फुल फॉर्म आपको पता हो, विजिलेंस सेल, टास्क ग्रुप, इस तरीके की चीजें इन्होंने बताई, एमएड 2 साल की बताई। तो ये क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, और एक इसका नाम, पूरी रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, मेजरली इन्होंने प्री सर्विस और इन सर्विस में काम किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्मा कमेटी की रिपोर्ट। आई होप आपको समझ आई हो, अगर नहीं समझ आई है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।